Rahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about control of cell cycle, spermatogenesis and oogenesis. इससे पहले कि हम डिस्कस करें एक बात, कम से कम मेरे पास जो बुक है that is showing a chapter cell division inheritance. But if you look at the syllabus, तो इसमें एक ही चैप्टर सेल डिवीजन के मेन टॉपिक है माइटोसिस, साइटोकाइनेसिस, सेल साइकिल ओवरव्यू, कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल, मियोसिस, बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गेमीट फॉर्मेशन। ठीक है जी। जबकि ये वाला जो बुक का चैप्टर है इसमें सिर्फ माइटोसिस और मियोसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis भी उतनी डिटेल से नहीं है और कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल भी नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके मैंने बाकी की वीडियोस आपके साथ पहले शेयर कर ली हैं, माइटोसिस की, मियोसिस की, सेल साइकिल की। आज मैं आपको कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल और स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis यानी इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करूँगी। ठीक है जी। इसी तरह इस चैप्टर में सेल डिवीजन के साथ ही इनहेरिटेंस दिया हुआ है और इनहेरिटेंस में कोई मेंडल्स के लॉज नहीं है, जो एडिशन 3 है मेरे ख्याल में। ठीक है, एडिशन 4 और 5 में मिलर के जो हैं इनहेरिटेंस पैटर्न्स का अलग से चैप्टर है जिसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स को इनहेरिटेंस के दोनों जो लॉज हैं उनको डिस्कस किया गया है और उसके बाद एक अलग चैप्टर क्रोमोसोम एंड जीन लिंकेज। ठीक है, उसके बाद एक अलग चैप्टर है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। यानी ये जो आपके कोर्स के 1 2 3 4 चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे ये वाले जो एक चैप्टर यहाँ पे सेल डिवीजन इनहेरिटेंस के नाम पे है इसमें आ जाता है और इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसलिए जिस जो टॉपिक रहते हैं वो हमें अलग से करने होंगे। ठीक है, इसके भी कुछ टॉपिक्स हैं, इसके भी कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ मैंने आपसे वीडियोस शेयर की हुई हैं, बाकी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। राइट नाउ अभी आपके साथ मैंने शेयर करना है कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। अच्छा, आपकी जो बुक में मेरे पास उसकी हार्ड कॉपी है, उसमें 2 चेक पॉइंट्स शो किए गए हैं, एक G1 पे एक G2 पे। और अब जो स्टडीज है वो ये कहती है कि देयर आर 3 चेक पॉइंट्स। अब एक बात ये समझनी जरूरी है कि सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स क्यों अहम है, क्यों सेल साइकिल को कंट्रोल होना चाहिए। सोचें, अगर सेल साइकिल कंट्रोल ना हो तो कौन सी बीमारी होती है? कैंसर। किसी भी बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में से एक सेल का भी सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स उसको ना रोकें, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती चली जाए, दैट लीड्स टू कैंसर। ठीक है जी। एक G1 चेक पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे सेल डिसाइड करता है कि अब उसने S फेज यानी डीएनए रेप्लिकेशन के फेज में एंटर होना है या नहीं। फिर एक G2 के एंड पे चेक पॉइंट होता है जो ये डिसाइड करता है कि अब उसने M फेज में एंटर होना है या नहीं। और फिर एक M फेज के अंदर भी चेक पॉइंट होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि अब इस सेल की माइटोसिस आगे चलनी है। कुछ इससे मिलती जुलती डायग्राम बुक में है, मुझे नेट पे वो सही डायग्राम नहीं मिली जो आपकी बुक में जिस तरह की है, बट इसको मैं एक्सप्लेन जो करूंगी। एक्चुअली बात ये है कि अगर हम 20 साल पुरानी किताब कोर्स में पढ़ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने दिमाग को और सीखने की सलाहियतों को 20 साल पुराने लेवल पे रखें। थोड़ा सा अगर आपको, मैं मेन फोकस उसी पे रखूंगी जो आपकी बुक पे है। ठीक है, लेकिन उसमें बात आधी सी करके ये वाली भी लिखी हुई है, लेकिन वो डायग्राम में नहीं शो हुई। ठीक है, सो द रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल इज विद द हेल्प ऑफ साइक्लिन्स एंड सीडीसी काइनेज। सीडीसी काइनेज आपकी बुक में CDC2 काइनेज लिखा हुआ है, आप सिंपली सीडीसी काइनेज CDK लिख दें तब भी बात ठीक है। ठीक है जी। तो एक्चुअली होता क्या है कि साइक्लिन सेल के अंदर बनता रहता है और जब वो बनता है तो वो एक और मॉलिक्यूल के साथ दोस्ती कर लेता है, अटैच हो जाता है सीडीसी काइनेज। सीडीसी काइनेज के साथ जब साइक्लिन अटैच हो जाता है तो वो बना देता है MPF, माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर। ठीक है जी। MPF का वर्ड आई होप, हाँ जी आपकी बुक में लिखा हुआ, मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर या कुछ बुक्स में इसको माइटोसिस, आप अपनी बुक को फॉलो करें, मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। ठीक है जी। ये दोनों चीज जब मिल गई इसको कहते हैं MPF, मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। ये G2 से भी इसको आगे लेके जाता है, M से भी, यानी ये दो चीजें जब मिलेंगी साइक्लिन। अब साइक्लिन देखें दो तरह का, एक G1 के लिए साइक्लिन है, एक M के लिए यानी माइटोसिस के लिए साइक्लिन है। तो ये जो माइटोसिस वाला साइक्लिन जब साइटोप्लाज्म में बनता है, बेसिकली इसकी प्रोडक्शन साइटोप्लाज्म में हो रही होती है। जब साइटोप्लाज्म में इसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो न्यूक्लियस में भी जाता है और वहाँ पे वो सीडीसी काइनेज के साथ अटैच होता है। वो सारी चेंजेस जो माइटोसिस के स्टार्ट में पर्टिकुलरली प्रो फेज में हो रही हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। क्या कौन कौन सी? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर। रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि सेंट्रियोल इधर से उधर चला जाए, स्पिंडल फाइबर्स बन जाए, माइटोटिक अपरेटस पूरा बन जाए, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम इनटू डॉटर सेल। ये सारी चेंजेस जो मेनली इसमें से प्रोफेज में आ रही हैं और कुछ एनाफेज में आ रही हैं, ये सब इसकी मौजूदगी के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये दोनों जब सीडीसी काइनेज और साइक्लिन मिल जाएं,
एमपीएफ मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर बन जाए तो ये इधर से इसको शिफ्ट इधर भी करता है और आगे भी लेके जाता है। ठीक है जी। तो ये सारी चेंजेस जो कि इस ग्रुप की वजह से कंट्रोल हैं, ये होती चली जाएंगी। माइटोसिस ऑलमोस्ट मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, अब सेल के अंदर एक एंजाइम होता है इनएक्टिवेज। इनएक्टिवेज किसको ब्रेक डाउन कर रहा होता है? दिस इज द एंजाइम फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लिन। साइक्लिन को ब्रेक डाउन कर देता है। माइटोटिक साइक्लिन जो है वो डिग्रेड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जब वो टूट जाता है तो सीटीसी काइनेज अकेला रह जाता है, फिर वो मजीद इन प्रोसेसेस को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है। सीटीसी काइनेज के साथ जब अगला साइक्लिन G1 साइक्लिन आके अटैच होगा, फिर वो इस चेक पॉइंट G1 से इसको आगे लेके जा सकता है ताकि सेल डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में एंटर हो। अगर सेल ने अभी डिवाइड नहीं करना तो एस फेज की कोई जरूरत नहीं होती। ये आपने सेल साइकिल में मैंने आपको समझाया था कि कुछ सेल होते हैं जो टेम्परेरीली और कुछ सेल जो होते हैं वो लंबे अरसे के लिए और कुछ सेल हमेशा के लिए G1 में रह जाते हैं। सेल ने काम करना है, अभी इसको डिवीजन की जरूरत नहीं, वो G1 में रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा। बिना वजह डीएनए रेप्लिकेशन करके डबल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स बनाने की जरूरत नहीं होती सेल को, सारा काम उसका सिंगल कॉपी से हो रहा होता है। ठीक है। अब जब ये एक दफा बन जाता है ये वाला एमपीएफ, तो ये भी थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर G1 साइक्लिन इसका जो डिग्रेड हो जाता है इनएक्टिवेज एंजाइम से, फिर सीटीसी काइनेज अकेला रह जाता है। इतनी देर में एम साइक्लिन माइटोसिस वाला साइक्लिन बनना शुरू हो जाता है और वो एक्यूमुलेट होकर वो इसके साथ अटैच हो जाता है और एमपीएफ बन जाता है जो कि इन दोनों चेक पॉइंट्स इसको गुजारने के लिए बरामद होता है। सो अगर इस लिहाज से देखें, अच्छा सेल के अंदर साइक्लिन कंटिन्यूसली बन रहा है, एक ही रेट पे बन रहा है और उसका इनएक्टिवेज एंजाइम भी ऑल द टाइम मौजूद होता है, लेकिन वो इनएक्टिवेज जब एक दफा साइक्लिन को ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिवेज दूसरे को ब्रेक डाउन करके खुद भी कुछ देर के लिए इनएक्टिव हो जाता है। जितनी देर वो इनएक्टिव होता है तो दोबारा साइक्लिन बनना शुरू हो जाता है। तो साइक्लिन की कंसंट्रेशन एक्चुअली चेंज होती है, सीटीसी काइनेज की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। सीटीसी काइनेज को जब भी मिलेगा साइक्लिन तो वो उसके साथ अटैच होके एमपीएफ बना देगा। साइक्लिन का लेवल कब बढ़ता है? जब पिछले साइक्लिन को टूटे हुए काफी टाइम हो जाता है। साइक्लिन एक कंटिन्यूस रेट के ऊपर सेल के अंदर बन रहा होता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन जब वो ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका इनएक्टिवेज एंजाइम उसको ब्रेक डाउन कर देता है। एक दफा जब इनएक्टिवेज एंजाइम उसको ब्रेक डाउन कर देता है, वो फिर थोड़े अरसे के लिए खुद भी इनएक्टिव हो जाता है। So in this way cell cycle is controlled। और इसका एक ग्राफ भी है आपकी बुक में, उससे मिलता जुलता ग्राफ मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। Look at this diagram, this graph, cyclin activates kinase। ठीक है जी। ये अगर देखें ये सेल साइकिल चल रहा है G1S G2M। ये एक दफा सेल डिवाइड हुआ, जब भी एम आया है ना एरो, इसका मतलब है सेल डिवाइड। ये सेल डिवाइड हुआ इस स्टेज पे, अब ये डॉटर सेल है, नए सेल बने, अब ये इधर डिवाइड हुए, फिर ये डॉटर सेल बने, फिर सारी फेजेस G1S G2M सब कंप्लीट करके वो इधर पहुंच गया। ठीक है। हर दफा जब एम आया है तो उस वक्त किस चीज की एक्टिविटी बढ़ी है? एमपीएफ की। एमपीएफ क्या है? मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? साइक्लिन कंसंट्रेशन के ऊपर। साइक्लिन कंसंट्रेशन की पीक और एमपीएफ की एक्टिविटी की पीक एट अ टाइम आती है और इसी टाइम पे माइटोसिस होता है। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच इज टेकिंग प्लेस एंड इट इज कंट्रोलिंग द सेल साइकिल। ठीक है जी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। ये प्रोसेस किधर होता है? ये होता है टेस्टिस में। ठीक है जी। Oogenesis is the process of formation of ova which takes place in the ovary। अच्छा, during embryonic development in the male embryo germ cells जो है वो मौजूद होते हैं टेस्टिस में और उनकी माइटोटिक डिवीजन होती है। तो जो सेल बन जाते हैं वो कहलाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड सेल होते हैं और ये मजीद भी डिवाइड कर सकते हैं माइटोटिक डिवीजन के जरिए। अभी जो स्पर्मेटोगोनिया पहले स्टेम सेल होते हैं फिर स्पर्मेटोगोनिया बने। अब स्पर्मेटोगोनियम जो है ये मजीद भी माइटोसिस कर सकता है और ये एंटर हो जाता है जब मियोसिस में एंटर होने लगता है तो जो सेल मियोसिस में एंटर हो रहा है उसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक डिप्लॉइड सेल है, इसमें जब मियोसिस वन डिवीजन होगी तो जो सेल बनाएंगे वो कहलाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है। अभी आपको पता है कि मियोसिस की दो फेज होती है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुई, एज अ रिजल्ट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हुई, एज अ रिजल्ट स्पर्मेटिड बना। स्पर्मेटिड में स्पर्मेटोसाइट में साइज का ही मेन डिफरेंस है और ये कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो डिप्लॉइड होता है और जो स्पर्मेटिड बने हैं वो हैप्लॉइड। लेकिन ये वो फाइनल एक्टिव फॉर्म ऑफ सेल नहीं है जो कि चाहिए, स्पर्म्स ऐसे नहीं होते। अब जो चेंज इसमें आना है वो कहलाता है सेल डिफरेंशिएशन या स्पेशलाइजेशन, या आपकी बुक में मेरे ख्याल में
वर्ड यूज हुआ है, अच्छा कोई खास मतलब सेल की शेप चेंज हो रही है, ठीक है, सेल की शेप चेंज होनी है, उसकी कैपेबिलिटीज चेंज होनी है, उसका न्यूक्लियस जो है ना अब उसमें मजीद ये डिवाइड नहीं कर रहा सेल, स्पर्मेटेड ही चेंज हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, और इसकी शेप राउंड से इस तरह की हो जाएगी, एक हेड नेक और टेल वाली, एक लंबा फ्लैजिला बन जाएगा, नेक में माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठे हो जाएंगे, हेड जो है वो पॉइंटेड हो जाएगा, उसके ऊपर एक कैप लग जाएगी एक्रोसोम, और इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म बहुत रिड्यूस हो जाएगा, एंड दीज आर नाउ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। Spermatozoa are haploid, they are highly motile, flagellated sperms and they can swim quickly in body fluids, ठीक है जी। ये है स्पर्मेटोजेनेसिस का कंप्लीट प्रोसेस। ओजेनेसिस का प्रोसेस जो है एम्ब्रियो में क्या होता है, ओवरीज के अंदर ड्यूरिंग डेवलपमेंट फीमेल ऑर्गेनिजम्स के प्राइमोर्डियल जर्म सेल होते हैं जिनमें माइटोसिस होकर oogonia बनता है, oogonia में मजीद माइटोसिस हो सकती है, और वो सेल जो अब मियोसिस में एंटर होगा उसका नाम है प्राइमरी oocyte। देखे ugonium और स्पर्मेटोगाइनियम एक जैसे नाम, आपकी बुक में रादर इसी लेवल से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहला सेल ugonium शो किया गया है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogonia, फिर माइटोटिक डिवीजन से शो किया है, मेल में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फीमेल में प्राइमरी oocyte। फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद यहाँ बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे दो तरह के सेल बने, मियोसिस 1 जब कंप्लीट होती है तो एक तो सेकेंडरी oocyte बनता है जिस जो हैप्लॉइड होता है और जिसका जो है वो हैप्लॉइड होने के साथ साइज भी बड़ा है। इसके साथ एक और हैप्लॉइड छोटा सा सेल बनता है विच इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ना अमूमन फर्दर डिवाइड नहीं करती और ये हैप्लॉइड होता है, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म बहुत थोड़ा होता है। अगर आपने डेवलपमेंट का प्रोसेस पहले जरा ध्यान से पढ़ा हो, सोचा हो इस बारे में कि जो फर्टिलाइजेशन के वक्त जो स्पर्म आ रहा है उसका तो सिर्फ न्यूक्लियस पहुंचेगा अंदर, उसकी नेक और टेल भी बाहर रह जाती है, यानी ओनली स्पर्म इज कंट्रीब्यूटिंग द न्यूक्लियस। बाकी जितना भी साइटोप्लाज्म है, जितने एंजाइम्स हैं, जितनी प्रोटीन्स हैं, जितनी फूड रिक्वायरमेंट है, जितना स्टोर्ड फूड मटेरियल है, वो सब किधर है, ओवा में, ठीक है। तो इसलिए ओजेनेसिस में जो ओवा बनता है एज अ फाइनल प्रोडक्ट, उसमें दो बातें हैं में, एक बात तो ये कि वो मियोसिस से बना है, हैप्लॉइड है, दूसरी बात ये कि इट हैज गॉट a large size, it has got lots of cytoplasm with all the necessary enzymes for initial cell divisions। अगर आपको पता हो जैसी फर्टिलाइजेशन होती है जो तो रैपिड जो डिवीजन होती है सेल डिवीजन वो कहलाती है क्लीवेज। क्लीवेज में कोई भी गैप नहीं आता, वो सेल साइकिल रैपिड तरीन होता है, उसमें G1 पे कोई सेल रुकता ही नहीं है, कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है फॉर मेनी डेज, ठीक है, या मेनी आवर्स एटलीस्ट अगर सिंपल ऑर्गेनिजम्स में भी देखें, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। तो उस क्लीवेज के लिए अब जब तक क्लीवेज हो रही है सेल बिल्कुल नहीं रुक रहा, तो जितने एंजाइम्स चाहिए, साइक्लिन चाहिए, सीडीसी काइनेज चाहिए, चाहे स्पिंडल फाइबर्स की प्रोटीन्स चाहिए, बाकी और एंजाइम्स जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए, माइटोसिस, वो सारे के सारे बने हुए मौजूद होंगे जो कई 100 सेल के लिए काफी हों, और इसके अलावा स्टोर्ड फूड मटेरियल भी जो कई 100 सेल के लिए काफी हो। सो द न्यूक्लियस as well as cytoplasm of ovum is very very important because sperm is only going to contribute the nucleus and it is not going to contribute any cytoplasm or enzymes or proteins or stored food material, ठीक है। एंजाइम्स भी सारे प्रोटीन जैसे स्पिंडल फाइबर्स की कई 100 सेल के स्पिंडल फाइबर की टोपोलेंट प्रोटीन भी हो, ठीक है, कई 100 सेल के डीएनए के लिए उतने न्यूक्लियोटाइड्स भी हों, वो सब कुछ सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कई एक सेल से कई 100 सेल के लिए चाहिए वो सब इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है जी। सो सेकेंडरी oocyte जो बनता है वो लार्ज होता है और जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है वो स्मॉल बनती है। वो क्यों बनती है, क्योंकि मियोसिस 1 के नतीजे में 2 सेल बनने हैं, मियोसिस 2 के नतीजे में हर सेल से फर्दर 2 सेल बनने हैं। तो ये मियोसिस की कंप्लीशन के लिए तो चाहिए, लेकिन ये डिस्कार्ड हो जाना, ये डिग्रेड हो जाना, सेल ने मर जाना, इसलिए कुछ भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये जो सेकेंडरी oocyte है ये आगे कंट्रीब्यूट करके सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस 2 स्टार्ट करता है और मियोसिस 2 स्टार्ट करके रुक जाता है मेटाफेज 2 मियोसिस 2 की जो स्टेज है, ठीक है, और वो उसी पे रुका रहता है सेकेंडरी oocyte जब तक के स्पर्म एंट्री ना हो जाए। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2 होगा, अदरवाइज ये सेल भी डेड हो जाएगा और इसका फर्दर कोई फेट नहीं। सो इफ देयर इज एंट्री ऑफ स्पर्म एट दिस स्टेज, ओव्यूलेशन होगी पहले, इस स्टेज पे ओव्यूलेशन होती है, the release of ova from the ovary, and at this time if the sperms are available in the surrounding they are going to enter in it and it is going to complete the meiosis 2 और fertilized egg जो है, यानी इसमें
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। इसमें ऐसा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना ही नहीं, क्योंकि जैसे ही वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है वो साथ ही फर्टिलाइज कर जाता है, तो अलग से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी सेकेंडरी oocyte को। ठीक है, एक्चुअली नहीं सॉरी, स्पर्मेटिड यहाँ पे बना है, सॉरी। सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो बने, मियोटिक 1 तो कंप्लीट हुई, उसके बाद जो यहाँ पे मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद स्पर्मेटिड बना है, इसमें एक्चुअली ओवम बनता है। ओवम कहते हैं उसे, लेकिन ओवम की फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन इकट्ठी हो रही होती है, इसलिए एक्चुअली वो जो है ना फर्टिलाइज्ड एग, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। और इस वक्त भी मियोसिस 2 जो कंप्लीट हुई, एक और सेकंड पोलर बॉडी बनी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी बाजों का दो फर्दर डिवीजन करके दो पोलर बॉडीज बना सकती, लेकिन चाहे फर्स्ट पोलर बॉडी हो चाहे सेकंड पोलर बॉडी हो, दे आर द सेल्स विच आर गोइंग टू डाई एंड दे आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनी फंक्शन। तो oogenesis जब कंप्लीट होती है, उसके साथ ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है, देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज zygote, which is going to undergo further stages of development and form the young one. That's all for today.